नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हो सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जो पंचायत चुनाव को लेकर है। 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव के लिए आज से आचार संहिता लगेगी। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होना है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में चुनाव होंगे। वहीं पहले चरण में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा में चुनाव होंगे। इसके अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका में भी पहले चरण में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 32 जिले हैं, माफ कीजिएगा 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होगा। तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों में, तो चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होगा। इसके अलावा पांचवें चरण की बात करें तो 38 जिलों के 58 प्रखंड में चुनाव होगा। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव होगा। तो सातवें चरण की बात करें तो 37 जिलों में 63 प्रखंडों में चुनाव होगा। आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव होगा। नौवें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होगा। वहीं देखिए, अगर हम 10वें चरण की बात करें तो 10वें चरण में देखिए 34 जिलों के 53 प्रखंड हैं जहां चुनाव होंगे। और 11वें चरण में देखिए 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव होंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कौन से चरण में कितने जिले के कितने प्रखंडों में चुनाव होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। उसके बाद तमाम बातें साफ हो जाएंगी और जो खबरें हमने आपको दिखाई उस पर मुहर भी लगेगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कौन से चरण में, पहले चरण में देखिए रोहतास, कैमूर, गया, नवादा में चुनाव होंगे। तो वहीं औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर और जमुई, बांका में भी चुनाव होने वाले हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, जो खबर हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, यह माना जा रहा है कि 3 बजे इस पर मुहर भी लगेगी। और हम जो चरणों की बात कर रहे हैं 11 चरण की, क्योंकि कोरोना का दौर है और बाढ़ का भी वक्त चल रहा है। ऐसे में यह मान लिया जाए कि आखिरी चरण के जो चुनाव होंगे कि वो बाढ़ प्रभावित इलाके होंगे, यह माना जाए। देखिए, बिल्कुल यह तय है कि चुनाव होंगे वो बाढ़ प्रभावित इलाकों को चुना जाएगा, क्योंकि कई ऐसे अभी जिले हैं, कई ऐसे प्रखंड हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और वहां जाना, तो ऐसे परिस्थिति में माना जा रहा है। और सरकार ने भी पहले कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि जो पंचायत चुनाव है वहां पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि उस समय तक बाढ़ का जो पानी है वो निकल जाए, लोगों का जो रोजाना जो दिनचर्या होता है वो नॉर्मल हो जाए। ये एक कहीं ना कहीं सरकार ने तैयारी की थी। और देखिए, आज घोषणा भी होने वाली है और आज से बिहार में आचार संहिता भी लग जाएगा। जो हमारी भी बात हो रही थी पंचायती राज विभाग के मंत्री से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी विकास कार्य हैं जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आते हैं या फिर जो पंचायतों में जो निर्माण का कार्य है, जैसे सड़क निर्माण होता है, नली गली का निर्माण किया जाता है, इन सभी पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा जो भी विकास कार्य हैं। और लेकिन जो नल जल योजना है जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, उस योजना को नहीं रोका जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद भी नल जल योजना जारी रहेगा। ये पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खुद जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तैयारी चुनाव की गई है और लंबा वक्त लिया गया है कि ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां चुनाव आसानी से कराया जाए। और कई नई पहल भी इस बार देखने को मिलेगी। पंचायत चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग को रोकने के लिए पहल की जा रही है। और दूसरी एक नई बात सामने आ रही है कि अब जिस चरण का चुनाव होगा उस चरण की गिनती भी उसी के साथ हो जाएगी। मतलब चुनाव संपन्न होने के 1 से 2 दिनों के अंदर वहां की गिनती भी हो जाएगी। पहले अमूमन ये होता रहा है कि जब पूरा चुनाव समाप्त होता था उसके बाद गिनती होती थी, लेकिन इस बार यह सरकार ने और पंचायत यह निर्णय लिया है कि जो गिनती होगी वो 1 से 2 दिनों के अंदर ही करा लिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी जो जानकारी है वो राज्य निर्वाचन
शाम 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। शैलेंद्र, इस बार के पंचायत चुनाव बेहद अलग हैं, क्योंकि इस बार कई सारी चीजें नई हैं और नए तरीके से पंचायत चुनाव, चाहे ईवीएम की बात हो, और एक बात यह भी जानकारी मिल रही थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम भी होगा और इससे मतदाताओं की पहचान होगी। लेकिन शैलेंद्र, कितना आसान होगा? हम बाढ़ की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह भी है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी है। क्या आसान होगा निर्वाचन आयोग के लिए सही समय पर सही तरीके से चुनाव करा पाना? देखिए, कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती कोरोना और बाढ़ की है पंचायत चुनाव के दौरान। हालांकि पिछले दफा जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी, भीड़ भी हुई, कई जगह पर बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, लेकिन उसके बाद भी कोरोना संक्रमण के दौरान ही चुनाव कराए गए। और इस बार पंचायत चुनाव है और तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है पूरे देश में, उसको देखते हुए खास तौर पे गाइडलाइन भी आज राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस बार का जो चुनाव है वो पिछले जो भी पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हाईटेक तरीके से चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। जैसे बोगस वोटिंग के लिए उन्होंने खास तौर पर एक नई पद्धति लाई है। अब आधार कार्ड का भी इस्तेमाल होगा और जैसे ही जो लोग वोट डालेंगे उनके आधार नंबर और जो बाकी जो डिटेल है वो मशीन में चले जाएंगे, तो वो दोबारा कोई जाकर के वोट नहीं डाल सकता है। इस तरीके की कई तरीके की तैयारियां जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के द्वारा पहले से ही की गई हैं। और अब आज शाम के 3 बजे अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसी समय से पूरे बिहार में आचार संहिता भी लगा दिया जाएगा। बिल्कुल, तो इंतजार करते हैं 3 बजे का। जो हम खबर दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो जानकारी दे रहे हैं कि पहले चरण में, दूसरे चरण में किन किन पंचायतों में या फिर कितने जिलों के कितने ब्लॉक में चुनाव होंगे, इस पर भी मुहर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। इधर पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नल जल योजना का काम जारी रहेगा। हालांकि पंचायतों में विकास से जुड़े तमाम कार्यों पर रोक लग जाएगी। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद पंचायतों में विकास के तमाम काम रुक जाएंगे, लेकिन नल जल योजना का काम जारी रहेगा। प्रस्ताव दिया था, सरकार ने माना था। तो आज के तारीख के बाद जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है तो बिहार में विकास के कार्य जो पंचायतों में हो रहे हैं उसको रोक लगा दिया जाएगा पूरी तरह। अभी सड़क गली का काम जो है या कोई दूसरा जो योजना है उसको नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए पूरी तरह रोक लगाने का सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है। लेकिन नल जल योजना क्योंकि एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारा, देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम जारी रखेंगे। नल जल के काम चलते रहेंगे, इसको प्रगति हम लोग देते रहेंगे, लेकिन जो शेष कार्य हैं विकास के कार्य वो पूरी तरह पंचायतों में रोके जाएंगे क्योंकि चुनाव इससे प्रभावित नहीं हो। और एक बड़ी खबर नालंदा जिले के राजगीर से आ रही है, जहां राजगीर तलैया रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी तलैया से कोयला लेकर बीटीपीएस बाढ़ जा रही थी, जहां राजगीर के नेकपुर गांव के पास ये पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के 10 बोगी पटरी से उतरे हैं। इसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी पटरी से उतरी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजगीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 10 बोगी जो है मालगाड़ी की वो पटरी से उतर गई है। उसके बाद यहां परिचालन बाधित हो गया है। राजगीर तलैया रेल ट्रैक पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद यहां परिचालन बाधित है। राजगीर के नेकपुर गांव के पास मालगाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और पटरी से उतर गई है। तो नालंदा से बड़ी खबर, राजगीर से मालगाड़ी की 10 बोगी जो है पटरी से उतरी है। राजगीर तलैया रेल ट्रैक पर यह हादसा हुआ। तलैया से बीटीपीएस बाढ़ जा रही थी ये मालगाड़ी और इसके बाद ये ट्रैक से उतर गई है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, कैसे ये मालगाड़ी पटरी से बेपटरी हो गई, क्या जानकारी मिल पाई है? जी, फिलहाल ये इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर क्यों घटना, किस तरह से घटना घटी है। लेकिन ये तिलैया से बाढ़ जा रही थी कोयला लोड कर, लेकिन उसी बीच अचानक जैसे ही राजगीर के नेकपुर गांव के पास पहुंचे, मतलब करीब 10 डिब्बा है जो मालगाड़ी का डिब्बा है जो पटरी से पलट गई है, जहां सभी कोयले जो खेतों में छितरा गई है, पसर गई है। हालांकि सूचना मिलते ही है वहां पर रेलवे के अधिकारी हैं जो अभी मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। जी
क्या जानकारी मिल पाई, जान माल का नुकसान भी हुआ है क्या? जी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं बताया गया कि जान माल की नुकसान हुई, लेकिन जो कोयले की डब्बा है जो करीब 10 डब्बे हैं जो पलटी मारी है। जी क्या अभी भी ये रेलवे ट्रैक के पास पड़े हुए इनको हटाने का काम शुरू हो पाया? क्योंकि यहां भी जो परिचालन है वो बाधित है। अभिषेक, फिलहाल जी मामला ये पटरी पर सब जो ट्रेन का बोगी है जो पटरी पर ही पड़ी हुई है, जिसके कारण कई ट्रेन है जो मालगाड़ी है और सभी का सभी बाधित हो गई है। और फिलहाल इस अभी अधिकारी वहां घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कितने देर में इसे हटा लिया जाएगा। फिलहाल जो भी है मालगाड़ी, कई जोड़ी मालगाड़ी है और रेल यात्री का है, वो पैसेंजर है, सभी रुकी हुई है। जी तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए राजगीर तिलिया रेल ट्रैक पर हादसा हुआ है। 10 बोगी जो है मालगाड़ी की वो बेपटरी होकर पलट गई है और हादसे के बाद यहां परिचालन बाधित हो गया है। हालांकि अभी यहां रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं और यहां से बोगियों को हटाने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के द्वारका स्थित बिहार सदन का निरीक्षण किया। बीते 21 जून को इसका सीएम ने वर्चुअल उद्घाटन किया। बिहार सदन में एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर के अलावा 10 फ्लोर हैं। बिहार सदन के बारे में विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी अमितेश। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में स्थित बिहार सदन, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को किया था, आज खुद वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे मुआयना करने के लिए। यह सदन बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर कामकाज होना शुरू हो गया। यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आए हैं। चूंकि 21 जून को उन्होंने पटना से ही वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया था, आज यहाँ पर पहुंचे अपने दिल्ली दौरे के दौरान और यहाँ पर आकर उन्होंने तमाम चीज़ों का मुआयना किया। इसकी जो खासियत है कि इसमें एक बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर है, इसके अलावा 10 फ्लोर हैं और इसमें करीब देखा जाए तो 2 वीवीआईपी सूट्स हैं, यानी 2 वीवीआईपी सूट्स, एक गवर्नर के लिए जो कि 9th फ्लोर पे है और सीएम के लिए सबसे ऊपर 10th फ्लोर पे है। इसके अलावा 8 वीआईपी सूट्स हैं और 118 कमरे हैं इसमें, जिसमें 89 डबल बेडरूम और 19 सिंगल बेडरूम है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे और आकर के हर फ्लोर पर गए, बेसमेंट में भी गए जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है और एक साथ करीब 250 कार यहाँ पर पार्किंग की जा सकती है। इसके अलावा बहुउद्देशीय जो कॉन्फ्रेंस रूम है ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, वहाँ भी इन्होंने जायजा लिया। तो बिहार सदन का मुआयना किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और मुआयना करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। गोपालगंज में धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली बरती गई। रोज धांधली के नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। गोपालगंज के स्थानीय अधिकारियों के मिलीभगत से कागजों पर धान की खरीद और कुटाई हो जा रही है। कटैया व्यापार मंडल द्वारा संचालित होने वाली गैसीफायर राइस मिल से साल 2020-21 में 1241 टन धान की कुटाई कर दी गई, जबकि इस राइस मिल की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिल चालू हालत में है ही नहीं। यह मिल सालों से बंद है, लेकिन कागज पर इसमें धान कुटाई दिखाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर डीएम ने भी संज्ञान लिया और 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी हम खड़े हैं कटैया के व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड कटैया में और देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यापार मंडल है वो यहाँ पर ताला लटका हुआ है और यहाँ पर जो सरकार के जो अति महत्वाकांक्षी योजना है कि यहाँ पर किसानों का धान अधिप्राप्ति करना है, गेहूँ की अधिप्राप्ति करना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। यह एक बात कहा है तो मृत प्राय है यहाँ पर। और उसके बगल में आप देखेंगे कि जो बिहार सरकार के तत्कालीन सहकारिता मंत्री गिरिराज सिंह थे, उन्होंने जो है 13 मार्च 2010 को इस गैसीफायर मशीन का उद्घाटन किया था और इस मशीन से धान कूटने के लिए जो है इसको लगाया गया ताकि जो है चावल बनाया जा सके, लेकिन ये जर्जर हालत में है। और देखेंगे यहाँ पर कि जो है यहाँ पर जो मशीन के देखिए पार्ट जो है वो पूरी तरह जंग लग गया है और पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो है ये कबाड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ पर जो जनरेटर है आप देखेंगे जनरेटर जो है वो किस हालत में है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो व्यापार मंडल के बगल में जो ये जो राइस मिल है वो किस हालत में होगा। और हम आपको ये दिखाते हैं कि देखिए ये कटैया जो है प्रखंड मुख्यालय परिसर में जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर जो कुछ जो सत्येंद्र तिवारी जो पैक्स अध्यक्ष हैं और वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो जर्जर हालत में है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा मिल चलता है। जब उस टाइम जब आवश्यकता थी मिल चलाते थे। हमारा लास्ट डेट सरकार का था वो 31 फरवरी, उतना दिन हम अधिप्राप्ति किए। उसके बाद से हम पूरा टोटल से 31 जून के पहले अपना CMR धान कूट के चावल गिरा दिया अपना हम बंद कर। हमारा मतलब ये खराब नहीं है? नहीं खराब नहीं है।
तो ये विकास जी हैं और विकास जी का कहना है कि जो ये व्यापार मंडल है, यहाँ पर जब धान खरीद होती है, प्राप्ति की जाती है, तब इसको खोला जाता है और गेहूं का जब सीजन आएगा, जब सरकार के आदेश होंगे तब खोला जाएगा। और जो राइस मिल है, राइस मिल भी चालू हालत में है और यहाँ पर समय जरूरत पड़ने पर धान की कुटाई भी होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज के बैकुंठपुर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने सिद्धवलिया थाने में तैनात ट्रेनी डीएसपी इमरान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्रेनी डीएसपी इमरान अंसारी पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। विधायक आरोपी के इमरान अंसारी ने घर की महिलाओं और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान एक दारोगा गिरकर जख्मी हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने महिलाओं और बच्चों के साथ बेरहमी की। उन्होंने इमरान अंसारी पर विशेषाधिकार के हनन का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा हूँ, डीजीपी को भी चिट्ठी लिखा रहा है, मैं ले जाकर विधानसभा अध्यक्ष को दूंगा। इसको प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं है कि किससे कैसे बात किया जाता है। बदतमीजी, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर सकता है तो हम जनता ही क्या पूछ सकते हैं। और हमेशा उसी को टॉर्चर करता है जो एकदम गरीब गुरबा लोग है, जो असहाय लोग है, उसी के पास जाता है, उसी को बच्चों को भी मारा। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा है। बगहा में किसानों को यूरिया की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक खाद दुकानों पर लोग कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा है। लोगों को यूपी की ओर से यूरिया के लिए जाना पड़ रहा है। यूपी की ओर यूपी से यूरिया लाने में अधिक खर्चा भी आता है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यूरिया की किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी। खादर यहाँ आटी नहीं रहता, खादर कहाँ से किसान को मिलेगा? यहाँ पर 500 लोगों का आवश्यकता है, यहाँ पर 100 बोरा खाद आया है और सब लोग घूम कर जितना आट रहा है उतना लोग दे रहा है, बाकी सब जो है किसान लौट कर जा रहा है। आप इस मैसेज को जो है सरकार तक पहुंचाइए। अरे हमारे बगहा के किसान एकदम त्राहिमाम हैं। यहाँ सटे उत्तर प्रदेश से 400 रुपया बोरी यूरिया खरीद के आ रहा है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। पता नहीं क्यों सरकार की क्या व्यवस्था है कि हर साल यूरिया की किल्लत हो जाती है और किसान परेशान होते हैं। यूरिया का जो आवंटन हमारा है उस हिसाब से आवंटन नहीं आ पा रहा है। आवंटन जितना आवंटन चाहिए उतना आवंटन नहीं है आ पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो आश्वासन मिला है, ऊपर बड़े पदाधिकारी से भी आश्वासन मिला है कि रेक पॉइंट अभी लगने वाला है। इस कमी को जल्दी हम लोग दूर करेंगे। और गया से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गया में 2 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। 11 क्विंटल गांजे के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा गया है। कंटेनर में छिपाकर ये गांजा लाया जा रहा था। गिरफ्तार शख्स हरियाणा का रहने वाला है और ये भी जानकारी मिली कि ये गांजा जो है कटक से हरियाणा लेकर जाया जा रहा था। 2 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है और इसे कंटेनर में छिपाकर लाया जा रहा था। 11 क्विंटल ये गांजा है, इसे कटक से हरियाणा लेकर जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान गया में ये तस्कर पकड़ा गया और गांजे को जब्त कर लिया गया। ट्रक हरियाणा नंबर की, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 38W 7582 है, उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से बंद कंटेनर के अंदर ड्राइविंग सीट के पीछे बॉक्स बनाए हुए था और जब कंटेनर के बॉक्स को तोड़कर देखा गया तो उसमें करीब 11 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। खगड़िया में 2 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के जलस्तर में गिरावट आई, लेकिन अब लोगों को महामारी का खतरा सताने लगा है। प्रशासन की ओर से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किया गया। नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 में तो सबसे बुरा हाल है। देखिए फ्लड रिपोर्टर दिग्विजय की रिपोर्ट। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ पीड़ितों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, लेकिन जो स्थिति अभी बना हुआ है कि जहां जहां भी बाढ़ का पानी कम हो गया है, वहां के बाढ़ पीड़ितों में किसी अनजान बीमारी का डर सता रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये बलुआही बस स्टैंड है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 में ये आता है पूरा क्षेत्र। और जो देख सकते हैं यहाँ पर जो कल तक पूरा पानी से लबालब था, अब हालांकि पानी कम गया है, लेकिन इसी गंदे पानी के सहारे जो बाढ़ पीड़ित है वो आवागमन कर रहे हैं। चापाकल इनका डूबा हुआ है, जिसके कारण लोग गंदे पानी पीने को मजबूर है। ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित यहाँ रह रहे हैं उन्हें किसी अनजान बीमारी का डर सता रहा है। हाँ, कम तो हो गया मगर बदबू करता है, पानी बहुत महक रहा है। हाँ, अब पाउडर उडर कुछ नहीं छीटा है, बदबू बहुत मार रहा है। अब जानवर रहा इधर, नहीं बिजली दे रहा है नहीं कुछ दे रहा है।
हाँ, बीमारी का कब डर, कब यहाँ क्या हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। बलवाही बस स्टैंड के पाछे हाँ पानी कमले है न, तो घर आर में पानी हेला है खूबे, तो अभी कमले है न पानी है, तैयो रद्द-बद घर आर गिरल पड़ल छै, पानी महकता है। कोई कुछ देखियो वाला नहीं पानी में छै, नहीं कुछ दे वाला पानी में छै। यहाँ सर जी है, बाढ़ के पानी है आ गया, इसमें बीमारी फैलने के डर है, कल तल डूबल है, कोई देखने वाला कुछ के लिए नहीं है। एक उपाय होना चाहिए, कोई देखने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। अब कल के डूबल है, सारा चीज पानी की व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था, कोई कहीं करने वाला भी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी पाउडर भी नहीं दिया है, नहीं टेबलेट भी आता है पानी देने वाला नल में, वो भी नहीं आया है। जिस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने के बाद जो बाढ़ पीड़ित है उनका जो डर सता रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको ये चाहिए था कि बाढ़ प्रभावित इलाके जहां पर पानी कम हो चुका है वहां पर ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं को भी वो चालू करे। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।